हेलो बेटा। हाँ जी, आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, उन्होंने बात शुरू की है हाफ द पेरीमीटर से। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने क्या करा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, इसके बाद कॉमा के बाद रोक दी उन्होंने यहाँ पे। हुज आगे क्या है कि जिसकी लेंथ 4 मोर देन इट्स विड्थ, कि अब यहाँ पे आप बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कंटिन्यू में ये मान लेते हैं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे बात उन्होंने शुरू करी है पेरीमीटर की, हाफ द पेरीमीटर, बट यहाँ पे रोक के बीच में ही बात क्या बताने लग गए वो कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब जो इसको इन्होंने शुरू किया तो इसका एंड बाद में है 4 मोर देन इट्स विड्थ कॉमा। ठीक है, ये कॉमा और ये कॉमा के बीच में ये एक अलग से इंफॉर्मेशन है, इज 36 मीटर। अब यहाँ पे विड्थ इज 36 मीटर नहीं मानना आपने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4 मोर देन, ये जो कॉमा कॉमा के अंदर है ये अलग इंफॉर्मेशन है। जो इन्होंने शुरू की थी हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका लिंक यहाँ पे बनता है, जुड़ता है, इज 36। मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे बना, क्योंकि अब जो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी, जैसे पहले इक्वेशंस आपको गिवन थी। अब आपको इक्वेशन खुद बनानी है, आगे सॉल्यूशन है। ठीक है, इसलिए इक्वेशन बनाना ही टफ जॉब होती है, इसलिए इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है कि आपने ऐसे समझना है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ये तो क्लियर ही है। और ये जो लाइन है ये अलग से इन्फॉर्म्ड है आपको। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपने इसको जब करना है ना, कई मतलब जनरली क्या करते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशंस बनाने लग जाते हैं। डायरेक्ट इक्वेशंस बिल्कुल नहीं बनानी, आपने क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल वो ही लिखना है जो उन्होंने दिया। क्या उन्होंने ऐसे लिखा है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, तो ये आपने भी बिल्कुल वही लाइन लिख लेनी है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने इसके बिल्कुल नीचे नीचे लिखना, हाफ मतलब 1/2, हाफ मतलब 1/2, फिर मल्टीप्लाई इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आपने ऐसे लिखना, हाफ ये पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आपका बिल्कुल राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग ही टफ होती है इसमें। अब 2 के साथ 2 कट गया तो बचा एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, चाहे बी की निकाल लो चाहे एल की, एल इज इक्वल टू 36 माइनस बी, ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन क्या थी, हुज लेंथ, हुज नहीं लिखने की जरूरत, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। आपने बिल्कुल इनकी कॉपी कर लेनी है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जब आप अगर ये लिखोगे ना तो आपकी कभी भी ये इक्वेशंस रॉन्ग नहीं बनेगी। लेंथ के नीचे लेंथ लिखा, एल इज मतलब इज इक्वल टू 4 के नीचे 4, मोर मतलब क्या होता है ज़्यादा, मतलब प्लस। ठीक है, देन इट्स विड्थ, उसके बाद विड्थ मतलब ब्रेड्थ, तो बी लिख लिया। ठीक है, इस तरह से करने हैं आपने ये क्वेश्चन, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, उनकी कॉपी करके उसके नीचे नीचे आपने ये इस तरह से करना है। ठीक है, और लेंथ का एल, इज का इज इक्वल टू 4 का 4, मोर का प्लस और देन इट्स विड्थ मतलब बी।
अब ये बन गई आपकी एक सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ नहीं पूछा, उन्होंने जनरल पूछा कि इसकी डायमेंशंस बतानी है आपने क्या होंगी। अब यहाँ पे लेंथ क्या आ गया, इज इक्वल टू 4 + b, इसीलिए मैंने यहाँ पे l इज इक्वल टू 36 - b। वैसे जब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लोगे तो आप इसको और भी बहुत सारे कर सकते हो अलग अलग मेथड से, बट अभी मैंने सिंपलेस्ट लिया है। तो ये भी l लाना था, इसलिए यहाँ पे ये l लिया था कि 36 - b। अदरवाइज अगर आप b लेते हो तो फिर जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कर लोगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी हो जाएगा ये, बट फिलहाल l। अब ये भी l है, ये भी l है, तो क्या बन गया, फ्रॉम 1 और 2 से दोनों l की वैल्यूज़ इक्वल होगी। ठीक है, ये क्या था, 36 - b इज इक्वल टू 4 + b, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड में l है इसलिए। अब यहाँ पे b हमने एक साइड कर लिया, ये -b, ये भी इधर आके -b हो गया। इस साइड क्या रह गया, 4 इधर ही है, ये 36 इधर आके -36 हो गया। अब यहाँ पे इनको माइनस कर लिया तो -32 हो गया, क्योंकि साइन बड़े का लगता है, -32, और ये -2b, उसके बाद माइनस माइनस मैंने कट कर दिया, तो b इज इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे बहुत छोटी है ये कैलकुलेशन थी, इसलिए मैंने ये -2b इज इक्वल टू -32, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू -32 ओवर -2, 2 कट गया, 2 16, तब भी 16, ये इधर भी मैंने काट के दिखाया है, b इज इक्वल टू 32 ओवर 2। ये यहाँ पे फिर हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर साइड में कट करके दिखाया है कि अगर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। b इज इक्वल टू 16। अब ब्रेड्थ आ गई, लेंथ हमारी क्या थी, 4 मोर देन ब्रेड्थ, चाहे आप ये लाइन दोबारा लिख लो चाहे ये लिख लो, मतलब कुछ भी। तो l इज इक्वल टू 4 + b था, और ये यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा है 4 मोर देन ब्रेड्थ, तो क्या हो गया 4 प्लस ये जो ब्रेड्थ आई थी 16, तो आ गया हमारा 20। तो मतलब लेंथ आ गई 20 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व, आपको बस सिर्फ डायमेंशंस ही बतानी थी। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक और लिख लिया, अभी तक आपको यहाँ पे 2 गिवन थी ना हर जगह पे, अब उन्होंने आपको एक दी है, दूसरी आपने खुद बनानी है। कैसे बनानी है, इन 2 वेरिएबल्स, वही यही सेम x y वेरिएबल्स लेने हैं, सच दैट, तो उसका मतलब क्या बने कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, ताकि अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल, मतलब सेकंड पैरेलल लाइंस, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे ग्राफ बनाने नहीं है, जस्ट आपको एक अनदर पेयर ही बताना है कि आपको सेकंड इक्वेशन आपने खुद बतानी है कैसे, अब वो कैसे बनेगी। ठीक है, और इक्वेशंस सारी जो लाइंस है आपको उनकी सारी की कंडीशंस पता होनी चाहिए, तो लाइंस बनेंगी ये सारी। लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8, ये रही 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब इसके बाद फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सेकंड इक्वेशन करनी है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अब आप याद करो कि आपको कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। ठीक है, ये आपकी ये बन गई a1 x + b1 y + c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, मतलब ये a1 b1 c1 है, तो ये मैंने लिख ली इधर, a1 b1 c1 2 3 - 8, ये तो हमारे पास है। तो यहाँ पे a1 की बजाय अभी आपने क्या लिख लेना है, सपोज ये 2 लिख लिया, और b1 की बजाय आपने b1 की जगह पे 3 लिख लिया। ठीक है, अब इसके नीचे कौन से ऐसी वैल्यूज़ पुट की जाए ताकि ये आंसर्स इक्वल ना आए। ठीक है, 2 और 3 के नीचे हमने अलग अलग नंबर्स लिखने हैं, अगर मतलब कोई भी ऐसे नंबर्स जो कट ना होते हों, जैसे 2 के नीचे मैंने लिख दिया 9, 3 के नीचे 5, अब ये इक्वल नहीं ना है, 2 ओवर 9 3 ओवर 5 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2 ओवर 7 3 ओवर 5 3 ओवर 11, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड हमारे पास नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हो।
तो इसका मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर मैंने ये लिखा है A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू 5 और C2 इज इक्वल टू कोई भी मतलब नंबर आपके पास खुली छूट है 7। कंडीशन बस पहली ये है कि ये वाले जो नंबर है ये आंसर सेम नहीं आने चाहिए, इसका मतलब है ये वाले नंबर बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए, तो तभी ये सेम नहीं आएंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, 9x प्लस 5y, सॉरी यहाँ पे 5y, 9x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के साथ इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन दिस। अब इसकी जगह कुछ भी बन जाओ, 11x प्लस 13y, 11x प्लस 9y, 13x प्लस 60y, कुछ भी लिखी जाओ, कोई एनी नंबर्स यू कैन टेक। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन ठीक मानी जाएगी। अब सेकंड है आपका केस कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इक्वेशन वही है 2x प्लस 3y माइनस 8, यही वाली सेम इक्वेशन यही है, इसके अकॉर्डिंगली पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइंस की क्या इक्वेशन क्या कंडीशन होती है कि A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2, ये दोनों तो इक्वल हैं, बट C1 ओवर C2 जो है वो इनके इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे, अब ये दोनों इक्वल करने हैं। इक्वल कैसे होंगे, इक्वल कब आते होते हैं, जब हमारे हम कट करके करते हैं। कट करके मतलब कि उसी टेबल से डिवाइड होता है ना, जैसे इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए हम पहले ही ये नंबर यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जैसे ये कट करके 2 1 2 2 3 6 आए, तो आपने यहाँ पे 6 करना है। जैसे यहाँ पे 6 मतलब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, मतलब पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 3, इसको भी फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये इक्वल है, तो सेम नंबर से 2 3 6, 3 3 9। ठीक है, तो ये दोनों सेम आने चाहिए थे, इसलिए हमने क्या करा कि इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर क्या करना है हमने आगे, ये जो है नेक्स्ट, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना हमें, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय सेम नंबर। अब मल्टीप्लाई ईच टर्म मैंने यहाँ पे छोड़ दिया जगह, कौन कौन सी ईच टर्म, A1 B1, मतलब ईच में यहाँ पे लिखना है A1, मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया, आपने तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हो, A1 एंड B1, मतलब ईच टर्म में ये सारी तीनों नहीं, ओनली यहाँ पे काट के 2 टर्म्स कर देते हैं, मतलब A1 और B1 यहाँ पे हम 2 भी कर सकते हैं, 2 टर्म्स, मतलब पहली A1 एंड B1, इनको आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 2 3 6, 3 3 9, और यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दो आप, वो चलेगा। ठीक है, इससे नहीं करना मल्टीप्लाई, नहीं तो वो इक्वल हो जाएगी। तो नहीं, फिलहाल तो इन्होंने ऐसी कंडीशन बना के दी है कि आपने यहाँ पे आएंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई आपका, A2 क्या आ गया 6, अब आप इधर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, A2 क्या बन गया 6, B2 क्या बन गया 9 एंड C2 क्या बन गया 11। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 9y और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऐसी बन गई है कि जिसके साथ आपकी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये पैरेलल लाइंस को डिनोट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2 आ गया है। ठीक है, आपने बस ये जो 2 नंबर है ऊपर क्या करा था, बिल्कुल अलग अलग नंबर लिखने हैं, यहाँ पे इन 2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है इनके डिनोमिनेटर में। ठीक है,
तो ये थर्ड नंबर कुछ भी लिख दो। अब इसके बाद आ जाता है बस, फिर इनको ये x, ये y और ये कांस्टेंट टर्म आपने ऐसे लिख देना है। 6x + 9y + 11 = 0। अब थर्ड है, इक्वेशन वही है 2x + 3y - 8, ये आ गई। अब इसके साथ क्या आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, जो सेकंड इक्वेशन बनानी है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं कि जो ओवरलैपिंग लाइन, सेम लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर एक लाइन आती है। तो उसके लिए क्या होता है, ये सारी रेशियोज इक्वल होती हैं, A1/A2, B1/B2 = C1/C2। तो इसका मतलब क्या आएगा कि इन सबको कट करके सेम नंबर आता है। इसका मतलब क्या होगा, आपने यहाँ पे हर नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, कोई भी ले लो, चाहे 5, 10, 2, 3, जो 2 से लेके जो मर्जी ले लो आप। ठीक है, हम सपोज क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 से करेंगे तो क्या बन गया, 3 से तो चलो ऊपर भी किया था हमने, 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 8 = 40। ठीक है, इनको कट करेंगे तो क्या बन गया, 2 5 = 10, 3 5 = 15, 8 5 = 40। तो यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय, यहाँ पे जो ईच टर्म है ये डिनोट करते हैं A1, B1 एंड C1 को, बाय हमने यहाँ पे किससे करा है, 5 से, ये ऐसे आया है। ठीक है, A1, B1, C1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से। यहाँ मतलब मैंने ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये मतलब अब सबको मालूम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बात और, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका साइन भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि 8 5 = 40 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये कट करके आ जाएगा 2 5 ज़ा, क्योंकि ये -8 है ना, तो -8 को जब हम 5 से करेंगे, ये तो नॉर्मल नंबर है, तो -8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है -40, इसलिए ये -40 लिखा है मैंने। तो ये आपका ये सारा कट के सेम आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 41, ये कट जाएगा। तो 1/5, 1/5, 1/5, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया ना वो ही आंसर, मतलब ये 1 है तो 1/1 ये करके आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन = 10x + 15y - 40 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जिससे कि ये लाइन इसके साथ कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन फुलफिल करेगी। ठीक है, तो ये आज हमने ये 6 क्वेश्चन का करा, जिसमें ये सारी लाइंस तीनों हैं और ये 5th क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हम करेंगे कल को ये 7th क्वेश्चन एंड 1st क्वेश्चन, क्योंकि ये इनके ग्राफ बनाने थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये 1st एंड 7th ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप इनको अच्छे से देखो और समझो। ओके, ऑल द बेस्ट।